Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 and 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम कारोबारी खबरों के साथ हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks stumbled more than 4% in the week ended yesterday. Fear of the new coronavirus variant and fall in global indices trigger the sell-off. Sensex closes near 57,100, Nifty settles near 17,000 level. And the rupee logged depreciation of 63 paise during the week against the US dollar. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 4% से अधिक घाटे के साथ हुए बंद। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैलने की आशंका में दुनिया भर के शेयर बाजारों में हुई गिरावट। सेंसेक्स 57,100 के नजदीक आकर हुआ बंद, निफ्टी 17,000 के पास आया और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया साप्ताहिक आधार पर 63 पैसे कमजोर हुआ। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाए जाने की आशंका से निवेशकों में चौतरफा बिकवाली की धारणा देखने को मिली। सेंसेक्स 57,100 के नजदीक और निफ्टी 17,000 के आसपास बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2,529 अंक यानी 4.24% नुकसान के साथ 57,107 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 738 अंक यानी 4.16% घाटे में रहा। मिड कैप इंडेक्स में 4.12% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.52% घाटे में रहा। हम समझना चाहेंगे बाजार में ताजा बिकवाली के पीछे शरद जी जो सप्ताह भर का आयोजन रहा, कारोबार रहा पूरे 5 सत्रों का, उसे किन अर्थों में ले रहे और यह जो बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं उसके कारक मुख्य क्या क्या समझ रहे हैं आप? देखिए मनोज, बहुत 2-3 महीने से चर्चा चल रही थी कि ये करेक्शन कभी भी आ सकता है और मार्केट थोड़ा ओवरबॉट था, थोड़ा सा बबल भी था, कुछ वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गई थी और ओवर वैल्यूड थे शेयर्स। अब हालांकि कारण कोरोना बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोरोना तो मैं तो शुरू से कहता कि कोरोना गया तो कभी भी नहीं था। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हमें कोरोना के बारे में खबरें मिलती रहती थी। पर अब ये जो साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट मिला है, इसका बताए जा रहे हैं कि 30 से भी ज्यादा म्यूटेशंस हैं और बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस है, डेल्टा से भी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है उसको लेके पैनिक सेलिंग हुई, कुछ मुनाफा वसूली, जो लोग अपना नुकसान कम करना चाहते थे, जिन्होंने अभी 18,000 के लेवल पे खरीदा,
वो बाहर निकल गए कि भाई अभी पता नहीं है कहां तक जाए, इसके लिए कम नुकसान करके कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोगों को शायद प्रॉफिट कम भी मिला होगा, क्योंकि जो 18,604 हमने देखा है और अब ये 17,000 से नीचे जाने को तैयार है, तो मुझे लग रहा है कि पैनिक सेलिंग थी कुछ थी पर। और इन्फ्लेशन के फियर्स तो काफी दिन से बने हुए, हमने एफआईआई की सेलिंग देखी मनोज कि लगातार हफ्ते दर हफ्ते दिन ब दिन एफआईआई ऐसे पैसा निकाल रहे हैं जैसे कि एक सिलसिलावार तरीके से जा रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़े हुए, इन्फ्लेशन अमेरिका में काफी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में लेके काफी चिंता है इस बात के लिए। इनफैक्ट बाइडेन साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अप्रूवल रेटिंग इसी कारण गिर गई है कि लोगों को इन्फ्लेशन बहुत तंग कर रहा है वहां पर, जब जो भी सामान लेने जा रहे हैं महंगा मिल रहा है। और इसके चक्कर में जो रेट हाइक एंटिसिपेट की जा रही है शायद जनवरी में, जबकि पहले फेड का ये स्टैंड था कि रेट अभी स्टेबल रखे जाएंगे 0.25 के बीच में, अभी कोई बढ़ाने का उनकी मंशा नहीं थी। पर अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा लगातार बढ़ा हुआ है कि उनको लग रहा है कि रेट्स को हमको मैच करना चाहिए, थोड़ा बहुत रेट में छेड़खानी, तो इसको लेके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई है। और कुल मिला के जो डेटा पॉइंट्स तो बहुत समय से फेवरेबल नहीं थे, पर अब ये कोरोना ने आके जिसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा, वो वाला काम कर दिया और एकदम से आपको ये भारी गिरावट देखने को मिली। और जिन लोगों ने हमारे बार बार कहने पर भी प्रॉफिट बुक नहीं किया था, उनके लिए हमें खेद है कि उनको थोड़ा अफसोस हुआ होगा जब उनको घाटा हुआ होगा। और मुझे अभी लग नहीं रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी पहले वाले लेवल पर रिकवर करके आ जाएगी। ये और चेतावनी देने वाली बात है कि अभी बहुत जल्दी रिकवरी नजर आ नहीं रही है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। साउथ अफ्रीका के 6 देश हैं जहां पर ये वेरिएंट मिला है, कोई एक आध इजराइल में मिला है, और ऐसा पता लग रहा है इजराइल में जो मिला है शायद जहां ये जिन साहब में मिला है वहां दोनों वैक्सीनेशन ली हुई थी, शायद बूस्टर डोज भी लिया हुआ था। तो अगर ये म्यूटेशन इसकी इतनी है तो ये भी नहीं अभी WHO पूरी तरह से कह पा रहा कि जो वैक्सीन लोगों ने ली हुई है वो काम करेंगे कि नहीं करेंगी। तो फिर वही लॉकडाउन, फिर वही आर्थिक मंदी, मुझे लग रहा है उसको लेके निवेशकों में, ट्रेडर्स में बहुत चिंता है। और इसको लेके आपने एकदम से पैनिक सेलिंग देखी, और मुझे अभी कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत बाउंस बैक करे ओवरसोल्ड की वजह से अलग बात है, पर ट्रेंड अभी हम बियर्स के ग्रिप में जिसको कहते हैं वो आ चुके हैं मनोज जी। श्रोताओं, कुल मिलाकर बाजार में एक आशंका है, अज्ञात के प्रति आशंका है, और उस अज्ञात के प्रति आशंका से दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक हड़बड़ी देखी जा रही है। निवेशकों में थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। राजेश, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मनोज, द मार्केट्स आर करंटली quite weighed down by various factors. And let me quickly tell you about the rupee also, that it is it has depreciated 63 paise against the US currency. We'll discuss this as we go along. But domestic stocks that have witnessed steep losses, Manoj, is primarily due to the rising COVID cases in Europe, as our expert was also telling us. And it is not only Europe but other geographies also. And its impact on economic recovery is one factor. A fresh concern over new COVID variant strain in South Africa has raised fresh concerns in India as well. And the reason why the market is so unnerved. And besides also what Sharad was mentioning, the rising inflation in the US and the expectation of US Federal Reserve going in for faster than expected tapering of its stimulus program. Manoj, what is important is to understand faster than expected tapering of its stimulus program and earlier than expected hike in the interest rate is also the reason why it is happening. हमारे साथ कई श्रोता इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से भारत भूषण जी को। भारत जी, बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका स्वागत। अपना सवाल पूछें। सर, मार्केट मंत्र की टीम नमस्कार। शरद सर को भी नमस्कार। नमस्कार भारत भूषण। विशाल सर, क्या मैं सेक्टर से पूछ सकता हूँ, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर से कंपनी का नाम ना लूँ और सेक्टर पूछूं तो चल सकता है? जी, पूछ सकते हैं जी। कोहली सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है सर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो टेलीकॉम कंपनी ने अभी हालिया दिनों में कल से ही उन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं 20% तकरीबन मिनिमम, ठीक है सर जी। ये एक तरह से न्याय उचित नहीं है सर, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पे ना तो कोई अतिरिक्त उनका भार है, ना उनकी कंपनियों के एम्प्लॉयर को उन्होंने वेतन में वृद्धि करी है कि आप ये भी कह सकते हो कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं तो हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। बल्कि सर
असंगठित क्षेत्र में जितने करने वाले कार्यरत लोग हैं वो वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, उनके पॉकेट पे सीधे सीधे 20% का आपने अतिरिक्त बोझ डाल दिया। दूरसंचार मंत्रालय को भी इसी माध्यम से सूचित करता हूं, अगर वो कुछ कार्रवाई करें, उपभोक्ता फोरम वाले भी करें और ये टेलीकॉम कंपनी की मनमानी बंद करें। धन्यवाद सर। कोहली सर, आपका राय। भूषण जी, अगर आप टेलीकॉम कंपनी के मालिकों से बात करें तो एक हिंदी में बड़ी मजेदार कहावत होती है, उसको बोलते हैं जिस तन लागे वो जाने। कि उनका कहना ये है कि हमारी ओवरऑल खाली वेरिएबल स्टाफ कॉस्ट नहीं है, उनका कहना ये है कि हमारी ओवरऑल जो एजीआर ड्यूज होते हैं वो उनका भुगतान उनको समय पर सरकार को करना पड़ता है। बहुत सारी टावर मेंटेनेंस के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसका उनका ये कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी कोई ना वकालत करूंगा सेक्टर की। उनका कहना है कि उनके खर्चे, क्योंकि पीछे जो हमने महंगाई देखी तो महंगाई अक्रॉस द बोर्ड थी, मतलब हर चीज की कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो हर चीज की बढ़ी हुई है। तो उस कारण से उनको लगा। दूसरा, अब क्या है कि ऑपरेटर्स पहले के मुकाबले कम है। एक ऑपरेटर पहले ही, आपको नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, वो पहले ही घाटे में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनका सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर का ये ख्याल है कि भाई हम कम से कम इतने टैरिफ रखें कि हम लोग इसको एक लंबी अवधि तक सर्विस, लोगों को अच्छी सर्विस, क्वालिटी सर्विस देते रहे। उनका कहना यह है कि अगर हम कॉस्ट कम करते हैं तो आपको सर्विस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, आपका नेटवर्क चला जाता है, आपको पूरी तरह से कस्टमर केयर नहीं मिलती, वगैरह वगैरह, बिलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उनका देखिए, दोनों पक्ष आप अपनी जगह ठीक है भारत भूषण जी, पर उनका कहना भी शायद अपनी जगह ठीक होगा। अब मैं फिर आपसे दोहराना चाहूंगा, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, पर उनका कहना ये है, और उनकी अभी बहुत लंबा डिस्कशन ये हो सकता है, तो इसको हम एक फेयर नजरिए से देखें। अगर आप पीड़ित हैं तो आप बिल्कुल TRAI में शिकायत कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर की आप डालिए, कंज्यूमर फोरम में डाल सकते हैं कि आपसे नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, और जरूर उसका रिड्रेसल होगा। अगर उस बात में जान होगी, उसमें तथ्य होगा, तो जरूर उसकी सुनवाई होती है। भारत भूषण, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, काश मेरे हाथ में होता तो मैं तुरंत कम कर देता जी। From Delhi, we are joined in by Jaswant Singh. We welcome you. Please ask your question. हेलो जी, सवाल पूछे अपना। कोहली सर, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था, मेरा रेडियो सेट में प्रॉब्लम आ गई थी, आपने एंड में बताया था जाकर के, मैं थोड़ा सा सुना कि कैश जो है गिफ्ट लेना है रिश्तेदार से, वेरी क्लोज रिलेशन, बहन भाई, तो आपने कहा 20,000 से ज्यादा मत लीजिए, मतलब कोशिश करें 20,000 से नीचे ले, लेकिन लॉ क्या कहता है वेरी क्लोज रिलेशन में कैश गिफ्ट? जसवंत जी, मैं लॉ की ही बात कर रहा था, मैं अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा था। एक आयकर में सेक्शन है, सेक्शन 269S और 269T उसको बोलते हैं, उसमें 20,000 तक के लोन, डिपॉजिट्स या किसी के पास आप पैसा जमा करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन है। गिफ्ट के लिए ऐसा कोई विशेष सेक्शन नहीं है, पर अमूमन हम सेक्शन 269SS और T को ही लेके चलते हैं कि 20,000 से। और आपको पता होगा, सरकार ने तो 20 बार 10 बार ये आया है कि आप कैश ट्रांजैक्शन, इनफैक्ट बिजनेस का जो खर्चा होता है वो तो उसके लिए तो 10,000 की सीमा होती है, तो इसलिए 20,000 ही सीमा है। अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप बैंक के माध्यम से लीजिए। जसवंत जी, मैंने पहले भी यही कहा था, दोबारा मैं यही कहूंगा कि 20,000 तक ही आप गिफ्ट को रखें, वरना आपको कल को जवाबदेही इनकम टैक्स में आई तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कल को समस्या ना ले आप सकते हैं, लेने से कोई हाथ नहीं रोकेगा आपका, पर आपको कल को प्रश्न चिन्ह लग सकता है ट्रांजैक्शन पे। मैंने आपके हित में ये सलाह दी थी जी। आइए चलें गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजीव जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी कोहली जी, नमस्कार। नमस्कार संजीव जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने लास्ट टाइम पूछा था, बट एक्चुअली जैसे इक्विटी में रिटेल पार्टिसिपेंट्स काफी बढ़ गए हैं, तो इक्विटी मार्केट बूम पर आ गई है। तो जो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टिव इशू किया है जीसेक के लिए कि अब रिटेल पार्टिसिपेंट भी आ सकते हैं उसमें, तो अगर रिटेल पार्टिसिपेंट जीसेक को ज्यादा बाइंग करेंगे तो क्या जीसेक के रेट नहीं बढ़ेंगे? एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन जीसेक एंड बॉन्ड प्राइस, तो फिर डेट मार्केट के लिए नुकसान नहीं है क्या? थैंक यू। संजीव जी, देखिए, दोनों आप बिल्कुल वाजिब है, पर दोनों बिल्कुल अलग अलग मार्केट्स हैं। स्टॉक मार्केट्स में वो लोग आते हैं रिटेल वाले जिन लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जो लोग बहुत थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं और अपना ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग आंख बंद करके निवेश करते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है संजीव जी, वो बिल्कुल अलग है। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादातर फिक्स रिटर्न होती है, वहां औसतन आपको रिटर्न 6 से 8%, बल्कि कई बार 5 से 8% के बीच में मिलता है। डिपेंड करता है कि उसका कूपन रेट कितना है, कितने पीरियड में आप उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, आप उसको सेकेंडरी मार्केट जिसको हम मैचिंग कहते हैं वहां से ले रहे हैं, ऑफर मैचिंग जिसको बोलते हैं वहां से ले रहे हैं, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं।
तो वहां पर रेट कम है संजीव जी। इसके आपको स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न्स कुछ और प्रकार के हैं, जीसेक में जो रिटर्न्स आते हैं और प्रकार के, वहां के निवेशक और हैं, यहाँ के निवेशक और हैं। जो लोग 100% सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो लोग जीसेक से ज्यादा जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जीसेक में वो लोग ज्यादा आ रहे हैं जिनकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट थी और बैंक में टीडीएस काट के उनको 4-5% के आसपास ही पड़ता था, 5-5.5% ज्यादा से ज्यादा, वो लोग जीसेक में आ रहे हैं। वो एक नई चीज है बैंक। और आपको ये जान के, हालांकि आप तो बहुत जागरूक है, वो लोगों को शायद ना पता हो कि जीसेक बैंक से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि बैंक में तो आपको पता होगा डीआईपीजीसी में 5 लाख तक की डिपॉजिट गारंटीड होती है, पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो फुल्ली सॉवरेन रेटिंग होती है और वो फुल्ली सेफ होती है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों को सीधा कंपैरिजन करना शायद उचित नहीं होगा। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जी। From Bhopal, we are joined in by Shankar. We welcome you, Shankar. Namaste, Kohli ji. नमस्कार शंकर। My question is, sir, why interest rates are governed by or indicated by central banks around the world, including in USA, which is one of the most open economy and it voices market economy. Why not keep them market determined so that each bank can decide interest rate based on their deposit base, expenses, and client credit risk? Banks will offer better rates. Better banks will offer better rates, and bad banks will offer higher rates. Why government is keeping Karela and the sweet dish on the same platter? Thank you. Well, Shankar, it's a very interesting case and point of suggestion, I would say, you have made. But, we must not forget that central banks around the world are monetary policy controllers. For example, Fed in US, RBI in India, they are Bank of England in England, they are monetary policy controllers. So when inflation happens, interest rate, I think what you forgot was that interest rate is also a tool to control the economy, so many things in the economy, whether it is inflation, whether it is money supply, whether it is deflation, whether it is stagflation. So economy suffers from lot of ailments, like our body suffers from ailments, economy also suffers. So I think interest rate is like a pill. So I think the prescription of that pill, the government through the central bank keeps under its own control. Because if it is allowed for the market forces to govern the interest rates with no regulation, I take a case, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, that in the earlier days ये साहूकार लोन देते थे 2%, 3% पर मंथ पे, वो हालांकि वो अनरेगुलेटेड है क्योंकि वो आरबीआई के उसमें तो आता नहीं। आज भी आप ले सकते हैं जो मंडियों में लोन दिया जाता है 2-2, 3-3% पर मंथ पे, which is 24-36% पर annum. And we used to hear a lot of social problems because of this. आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें देखते हैं वो उनका ब्याज में ही मरे जा रहे हैं, नीचे लोग सुसाइड कर लेते थे, लोगों के घर में सब कुछ बिक जाता था, लोन ही नहीं चुका पाते थे, ब्याज ही देते रहते थे. So I think interest is a economic tool, Shankar. So you should keep in mind, so an economic tool to control the economy, to monitor the economy, to regulate the economy cannot be left to market forces. Otherwise it's a very elaborate explanation, but I have told you in brief. I hope you understand. आइए चलिए गाजियाबाद से हमारे साथ हैं शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाह रहा था आपसे जी। एक्चुअली मैंने जो है म्यूचुअल फंड में सर 2 इन्वेस्ट किए थे, बड़े छोटे से। तो उसमें क्या था सर, कंपनी ने क्या किया कि उसमें फाइनली शायद वो घाटे में चली गई या क्या हुआ, तो उसकी कॉस्ट 0 हो गई या जो भी हुआ है। लेकिन सर वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड ने उसको परचेज करने के बाद में वो धीरे धीरे करके वो मेरे को दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा है कब तक देगा, क्या देगा, पैसा पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बड़ा हम लोग कंफ्यूजन है सर। वो बताते हैं कि मिलेगा और हम समझ नहीं पा रहे सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि क्या करें इसका सर प्लीज। शैलेंद्र जी, आपके पास 2 रास्ते हैं, बल्कि 3 रास्ते हैं। तो आप जो एएमसी है जो इस म्यूचुअल फंड को चला रही है, आप उनके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि जो एएमएफआई है, जो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसको वो एसोसिएशन चलाती है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, आप सेबी में भी जा सकते हैं अपनी बात को लेके, और एक आप आरटीआई वगैरह, अगर आरटीआई के अंदर ये आ रहा है, आप आरटीआई डाल सकते हैं कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि इसमें देर क्यों लग रही है, क्यों धीरे धीरे, शुक्र करिए कि धीरे धीरे आ रहा है, पर उस स्पीड से नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए आप ये 3 मैंने आपको रास्ते बताए, आप तीनों को एक एक करके लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। Sharad, experts say that the current decline in markets is driven by near-term
concerns is something that should not bother in the investors in India. What do you have to say about that? I think, Rajesh, we need to define what is near term. In my view, near term would be realistically, I feel that the markets may be in trouble until, let's say, February or March. So the next 2-3 months are very crucial. See, in the long term, Rajesh, I completely agree. In the long term, the markets always do well. I mean, the market has been one of the best performing asset across all the asset classes if you take the last 10 to 15 years frame. But then this near term, so I feel that up to February, I think the investors and traders need to be careful. But after February, India has got a very bright future, Rajesh, and I think India will be a shining star in the world. So I feel the next fiscal year, and especially if India is able to avoid this oncoming wave, which is being felt in South Africa, the Omicron or whatever variant which is being found, if India is able to escape this, I think India is going to go great guns, I must tell you. But for the time being, because the world factors, the international factors always play a key role in Indian markets. So I think we cannot stay immune from what's happening in US or what's happening in Europe or what's happening in Japan or Korea or whatever. So I think keeping that in mind, a word of caution is there for the next 2-3 months. You have to be very watchful, careful. But yes, in the long run, I'm completely with you. आइए चले मुंबई से हमारे साथ हैं एक श्रोता श्री चूड़ीवाला। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, मैं चूड़ीवाला बोल रहा हूँ जी। तो मैंने एक खाता खोला था कोऑपरेटिव बैंक में जी। तो मेरे पिताजी का नाम मैंने दिया था सेकंड नेम जी। तो वो अभी नहीं रहे, मेरा नाम है खाते में, पिताजी की डेथ हो गई जी। और मेरा जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें मैंने मेरे भांजे का नाम दिया है जी। तो ऐसा चलेगा ना, ऐसा चल सकता है क्या? जी, चल सकता है चूड़ीवाला साहब। पहले हमें आपके पिताजी के निधन पर हमें बहुत खेद है। बिल्कुल, आपने पिताजी का नाम सेकंड नेम दिया था, उनका निधन हो गया। अब आप किसी का भी, जिसका आप चाहें, आप उसका नाम उसमें डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जरूरी नहीं कि वो रिश्तेदार हो, नॉमिनी या सेकंड नेम जो भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, आप बिल्कुल भांजे का आपने डालिए और आपका अकाउंट वैसे ही चलता रहेगा जैसे चला। आपको कुछ कागजी कार्रवाई उस कोऑपरेटिव बैंक के साथ पूरी करनी पड़ेगी इस प्रक्रिया के लिए, जिसको मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी करेंगे जी। Moving on, the rupee in the business week ended yesterday depreciated 63 paise against the US currency. During the week, the domestic currency weakened to close at 74 rupees and 87 paise per dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, yesterday fell 0.71% to finish at 96.09. Where do you see the rupee going, Sharad? Well, if I see that the rupee, two factors would be working on the rupee. One would be the constant outflow, Rajesh, of the FIIs, which they have been, relentlessly pulling out. So that is obviously putting pressure on the rupee. And at the same time, we should not forget, people who are very, very pessimistic on the rupee must not forget that there are 2 points which rescue the rupee. One is RBI is very actively monitoring the rupee, and from time to time, it does these open market operations to regulate the price. Second, the FDI flow into India, Rajesh, is very, very bullish. I'm very bullish on that because the +1 China or alternate to China policy is going to bring in a lot of investments into the country. So I think whereas FII money may continue to outflow, we might still see rupee being stable because of the FDI and RBI's very active role, Rajesh. The US stocks closed lower yesterday. The Dow and S&P 500 suffered their biggest one-day percentage drops in several months. Pandemic-hit sectors that had gained from a reopening fell sharply after a new coronavirus mutation was found. Authorities worldwide reacted with alarm to the coronavirus variant found in South Africa. The European Union and Britain tightened border controls as researchers sought to establish if it was vaccine resistant. The Dow Jones Industrial Average plunged 2.5%. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both declined 2.2%. So we do have something like the Dow Jones coming down because of the pandemic, but there is also the fear of inflation looming large on the US markets.
Yes, Rajesh, the fear of inflation has been looming for quite some time, and we recently had the Black Friday, sale or shopping day, which is there. And I think a lot of, at least I spoke to some of my friends in New York, Washington, in London, and they were all complaining that things were not the same because the kind of budget we had, we could buy lesser things because inflation was really, bothering the minds of shoppers. I think that is the fear which has been driving the, the FIIs out of the country. So, and I think this has been the icing on the cake, if I put it in a more sarcastic way, that, the coronavirus has only fueled the fire, in that direction. So I hope things settle down soon and, the market settle down on a more realistic level. हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर हैं राजेश जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर, मैंने ना श्री इक्विपमेंट फाइनेंस में पैसे लगाया था एनसीडी के थ्रू, और वो कंपनी हो गई है बंद। सर ये पैसे कब तक मुझे मिलेंगे, क्या होगा, इसके लिए जानकारी चाहिए। देखिए राजेश जी, स्पेसिफिक बातें तो यहाँ नहीं करते हैं, किसी कंपनी का हम नाम भी नहीं लेते, और बार बार श्रोताओं को भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कंपनी स्पेसिफिक सवाल ना पूछे, पर फिर भी एक जनरल वे में आपका मैं जवाब देता हूँ। अगर कोई कंपनी बंद हो गई है और आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में लगाया था, तो उनका केस लाजमी बात है राजेश जी, आप चेक करिए NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जो एक किस्म का कोर्ट है, जहां पर जो कंपनियां बंद होती हैं आप वहां पर आवेदन भी लगा सकते हैं, आप शिकायत भी कर सकते हैं, और NCLT में अवश्य वो कंपनी बंद हुई है तो लिक्विडेशन में गई होगी। तो अब NCD एक प्रेफरेंशियल डेट है या नहीं, ये कंपनी ने क्या डिसाइड किया हुआ है उसमें देखना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी इशू की। अगर प्रेफरेंशियल डेट है तो लिक्विडेशन के टाइम आपको प्रोपोर्शनेटली पैसा मिल जाएगा, कई बार पूरा भी मिल जाता है। और अगर प्रेफरेंशियल नहीं है, उनके और क्रेडिटर्स हैं या और उन्होंने उधार वगैरह लिया हुआ है, किन कारणों से बंद हुई, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो पहले उनको मिलेगा, फिर जो बचा हुआ पैसा होता है वो NCD को मिलता है। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस NCD के देखने चाहिए, जो इशू डॉक्यूमेंट है कि आप उन क्रेडिटर्स की लिस्ट में कहां पर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई आपको जरूर मिले जी, और मिलेगा तो बताइएगा हमको जी। शरद जी, बाजार की जो वर्तमान स्थिति है, घरेलू बाजार खास तौर से, उसमें जो हमारे आम श्रोता हैं, छोटे निवेशक हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बाजार लगातार जिस रूप में कह लें नीचे आ रहा है, उसमें उन्हें अपना रवैया क्या रखना चाहिए और किस रूप में आगे का बर्ताव रखना चाहिए? जी देखिए मनोज, 16 अक्टूबर से आज 27 नवंबर है, 16 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन धुआं हो चुकी है, उड़ चुकी है बिल्कुल। और 16 लाख करोड़ सुनने में छोटी लगती है, बहुत बड़ी रकम है मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो। छोटे निवेशकों को तो मैं निरंतर सलाह देता रहता हूं कि अपनी वो मुनाफा बांध के रखें, पर अब हो सकता है कि कुछ निवेशकों का मुनाफा शायद कम रह गया हो या ना रह गया हो, तो अगर आप अभी भी निकल सकते हैं तो आप बेच के निकलिए और मार्केट को पूरा नीचे जाने दीजिए। मेरी सलाह ये है, एक मुश्त सलाह बोलूं तो मार्केट को पूरा बॉटम टच कर लेने दीजिए। जब मार्केट वापस यू टर्न लेगी तो भले ही थोड़ी ऊपर जाने दीजिए, तो ऊपर जब चढ़ते हुए तब आप दोबारा उस बस में चढ़िए, जब तक वो नीचे जा रही है। हाँ, कुछ लोग शॉर्ट भी करते हैं मनोज, ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग शॉर्ट से भी पैसा कमाते हैं। मैं आपको दिन में भी बता रहा था कि जो मार्केट का असली ट्रेडर है वो कहता है देयर इज नो अपसाइड और डाउन साइड, उनको तो मूवमेंट चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, देयर इज ओनली प्रॉफिट साइड। तो अगर आप नीचे को शॉर्ट करके चलते हैं तो आपके लिए, ट्रेडर है तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज नीचे गिरने में भी आती है। पर जो छोटा निवेशक है, जो ट्रेडिंग नहीं करता, जो 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रखता है, उनको हमारी बिल्कुल आंख बंद करके ये सलाह है कि वो मार्केट को बॉटम का इंतजार करें, और कुछ कभी कभी ना निवेश करना, ना ट्रेड करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है जी। हम भिलाई से अपने श्रोता रवि नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमसे संपर्क का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षण में, इसलिए हम आपको आज के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। श्रोताओं की ओर से शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, domestic stocks tumble more than 4% in the week ended yesterday. Fear of the new coronavirus variant and fall in global indices trigger the sell-off. Sensex closes near 57,100, Nifty settles near 17,000 level. And the rupee logged depreciation of 63 paise during the week against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.